हम्म, चलिए मैं आज आपके सामने क्लास 2 में एक न्यू इश्यू आपके सामने रखूंगा। अभी तक मैंने आप लोगों को दिखाया था जिस ईयर में आपने सेल ऑन अप्रूवल कर रहे हैं उसी ईयर में उसका क्या एक्सपायरी हो रहा है, मतलब सेटलमेंट हो रहा है, मतलब ट्रांजैक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। तो एक्सपायरी पीरियड बा सेटलमेंट meant within the same accounting period, within the same accounting period। आज हम बात करेंगे वेरी रेलिवेंट ट्रांजैक्शन एंड एक्सपायरी पीरियड meant ओवर 2 अकाउंटिंग पीरियड्स। इसका मतलब है मैं अगर अप्रैल में आपका ईयर एंडिंग अगर जनवरी टू दिसंबर है तो अगर आप जनवरी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो मैक्सिमम फरवरी में सेटलमेंट हो ही जाता है, मार्च में करते हैं तो मई में सेटलमेंट हो जाता है, अक्टूबर में करते हैं तो नवंबर में सेटल हो जाता है, शायद नवंबर में भी करते हो तो दिसंबर में सेटल हो जाता है। लेकिन सर अगर दिसंबर में करता हूं तो सेटलमेंट कब होगा? नेक्स्ट ईयर में, जनवरी में। उससे क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं क्या इश्यूज रेज होता है। ट्रांजैक्शन एंड एक्सपायरी पीरियड मतलब सेटलमेंट पीरियड ओवर 2 अकाउंटिंग पीरियड्स। फॉर एग्जांपल, गुड्स सेंट on approval on 25/12/2020, दिसंबर का 25 तारीख को दिया है, मतलब अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है? 2020। मतलब अकाउंटिंग पीरियड एपी मतलब अकाउंटिंग पीरियड 2020। एंड एक्सपायरी मतलब सेटलमेंट पीरियड कब? 15/1/2021, मतलब सेटलमेंट हो रहा है नेक्स्ट ईयर में। अकाउंटिंग पीरियड 2020-21, तो 2 पीरियड में हुआ। नाउ क्वेश्चन क्या हुआ, इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ? 2 जगह में आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम का पॉइंट आप अच्छी तरह से समझिए, बाकी ऑटोमेटिकली आपका सोल्यूशन समझ में आ जाएगा। एक, आपने जब रिकॉर्ड किया था शायद आपको याद है, आपने नोशनली एज इफ सेल्स बोल के रिकॉर्ड किया था। ठीक है, आप जानते थे मार्च में किया है तो अप्रैल में सेटलमेंट हो जाएगा विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर आप तो सेल दिखा रहे टू लास्ट ईयर 2020 का, लेकिन वो तो नोशनली था, एक्चुअल तो सेल्स नहीं था। एक्चुअल सेल्स तो आएगा 2021 में, 2021 में मतलब नेक्स्ट ईयर में ना। सवाल है कुछ ये किस पीरियड का सेल होगा, 2020 ना 2021। और सबसे बड़े मजे का बात है, आपने ऑलरेडी इसको सेल्स बोल के दिखा दिया है 2020 में, जो एक्चुअली आपका सेल्स 2020 का है ही नहीं। लेकिन आपने तो रिकॉर्ड कर दिया था। हाँ, रिकॉर्ड कर दिया था तो गलत हुआ होगा। 20,000 रुपए का गुड्स ऑन सेल ऑन अप्रूवल दिया है, जिसका अप्रूवल नेक्स्ट ईयर में आएगा, तो सेल लॉजिकली कौन सा पीरियड का होना चाहिए? नेक्स्ट ईयर का। लेकिन आपने तो सेल बोल के दिखा दिया था। यस सर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सोच के दिखाओ। आपको 2020 में इसको सेल्स दिखाना ही नहीं है, उसको आपको नेक्स्ट ईयर में दिखाना है, लेकिन आपने ऑलरेडी दिखा चुके हैं, तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन कैसे कैंसिल करेंगे वो आपको सीखना पड़ेगा। दूसरा, सर अगर ये सेल नहीं है तो ये गुड्स कहां पर है? अनसोल्ड गुड्स है तो मेरे पास ही रहना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सॉरी, अनफॉर्चुनेटली
ये मेरे पास नहीं है। एक गुड्स मेरे कस्टमर के पास है बिकॉज मैंने उसके अप्रूवल के लिए दिया था। पोजेशन, गुड्स का पोजेशन मेरे पास में नहीं है, वो है कस्टमर के पास। हाँ, ओनरशिप आपके ही पास है, नो इश्यू, लेकिन गुड्स है कस्टमर के पास। किसका स्टॉक हो जाएगा? कस्टमर का ना आपका। 100% मेरा स्टॉक, लेकिन लाइंग विथ कहां पर पड़ा हुआ है? विथ कस्टमर। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक होता तो आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन में ही आ जाता, लेकिन ये स्टॉक आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन में नहीं है। ये स्टॉक कहां पर है? नेक्स्ट ईयर में आ गया है। नेक्स्ट ईयर मतलब 2020 के लिए तो ये स्टॉक हो ही नहीं सकता, एकदम नहीं हो सकता, बिकॉज सॉरी 2020 का ही तो ये स्टॉक है। एक सेकेंड, टू 2020 का ही तो ये स्टॉक है। मैं इसको दिखा रहा हूं 2020 का क्लोजिंग स्टॉक में मुझे दिखाना है, बिकॉज मेरा स्टॉक तो मेरे पास नहीं है, मेरा तो कस्टमर के पास है, तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक का भी एंट्री देना पड़ेगा। यस, तो दो इशू इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस पीरियड का सेल है और किस पीरियड का स्टॉक बोल के मानेंगे? बोलिए तो। आंसर होगा सेल्स फॉर द ईयर 2021 और स्टॉक in the year 2020. But goods lying with the customers. स्टॉक है आपका, ओनरशिप आपके पास ही है, लेकिन पोजीशन किसके पास है? कस्टमर के पास। ओनरशिप आपके हाथ में, ओनरशिप in the hands of seller, but possession in the hands of किसके हाथ में है? in the hands of customer. डन। तो अकाउंटिंग वाइज मुझे क्या रिकॉग्नाइज करना है? अकाउंटिंग वाइज मुझे सेल को कैंसिल करना है, करंट ईयर का सेल बोल के नहीं दिखा सकता, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना पड़ेगा। मतलब यहां पर दो फेस आ गया है, एक कैंसिल द सेल ऑफ द करंट ईयर एंड रिकॉग्नाइज सेल और रिटर्न इन द नेक्स्ट ईयर। तो स्टेप क्या होगा मेरा? 1, cancellation of sales in the current year. Step 2, recognized stock of current year. Step 3, Step 3,
settlement of transaction either sold or return in the next year। ये 3 स्टेप को मैं कंफर्म करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्सेप्शन क्लियर हो जाएगा। तो कम टू द जर्नल एंट्री। आई थिंक यहां तक मैटर क्लियर। तो मैं 2 सिचुएशन के बारे में बात किया आप लोगों के साथ। जो लास्ट सिचुएशन 1, जहां पर मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कराया था, मतलब कल कराया था, जहां पर जिस पीरियड में ट्रांजैक्शन था उसी पीरियड में सेटलमेंट हुआ है। दूसरा सिचुएशन जो आज करा रहा हूं, सिचुएशन क्या सिचुएशन, ट्रांजैक्शन करंट ईयर में हुआ है लेकिन सेटलमेंट नेक्स्ट पीरियड में हुआ है। तो नाउ द इश्यूज रेज्ड, क्या क्या इश्यू उठा है? 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन इश्यू मतलब क्वेश्चन 1, इन विच ईयर वी विल कंसिडर द सेल। क्वेश्चन 2, किसके लिए ये स्टॉक माना जाएगा। 2 ये मैटर सामने आपके आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वेश्चन, किस पीरियड का सेल है, किस पीरियड का स्टॉक है। तो ये इशू हैंडल करने के लिए आपको 3 स्टेप में जाना पड़ेगा। एक, कैंसिल करना पड़ेगा, दूसरा स्टॉक को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और तीसरा अल्टीमेटली तो ट्रांजैक्शन को सेटल करना पड़ेगा, सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो 3 एंट्री मुझे देखना पड़ेगा। चलिए, ये मेरा इस डेट में थोड़ा चला जाता है नेटवर्क, सॉरी इसके लिए। मैं रेगुलर ही देखा हूं ये प्रॉब्लम। स्क्रीन में था। सॉरी बेटा, एक्सट्रीमली सॉरी। तो 3 मैटर हम लोगों को करना है। कैंसिल करना है, कैंसिलेशन ऑफ सेल्स इन द करंट ईयर। स्टेप 2, स्टॉक को रिकॉग्नाइज करना है करंट ईयर में। एंड स्टेप 3, अल्टीमेटली तो मेरा सेल ऑन अप्रूवल का ट्रांजैक्शन सेटल होगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में उसका एंट्री देना है। तो स्टेप 1 स्टेप 2 को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्या बोलते हैं? ईयर एंड में एडजस्टमेंट एंट्री। और स्टेप 3 को बोलते हैं सेटलमेंट एंट्री। तो करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक को कैंसिल करना, क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना, सेल को कैंसिल करना। और इसको बोलते हैं सेटलमेंट एंट्री। ओके, चलिए ये 2 जर्नल हम लोग देखते हैं। जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट,
कैंसलेशन ऑफ सेल कब? एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या होगा जर्नल? मुझे सेल्स को कैंसिल करना है, डेटर्स मेटर्स को हाथ नहीं लगाना है। तो सेल्स को कैसे कैंसिल करेंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम दिया? सेल ऑफ रिटर्न सस्पेंस अकाउंट। बचपन से आप लोग ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस वर्ड सुने हैं, ये जानते हैं सस्पेंस वर्ड का मतलब क्या है? शायद कोई स्टूडेंट जानता होगा। सस्पेंस का थ्रिलर आप लोग तो देखते हैं। सस्पेंस का मतलब क्या है? हम लोग दोस्त को बोलते हैं ना, सस्पेंस में मत रख, मतलब क्लियर इट। जब तक वो क्लियर नहीं होता है तब तक आप क्या बोलते हैं? भाई ये तो सस्पेंस है। सस्पेंस का मतलब है अभी तक आपके लिए मर्डरर का नाम क्लियर नहीं है, मैटर क्लियर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज सस्पेंस। सेल और रिटर्न इज द ट्रांजैक्शन का नाम। सस्पेंस का मतलब है अभी तक उसका सेटलमेंट नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई सेल और रिटर्न सस्पेंस। तो सेल को मैं कैंसिल करके नेक्स्ट पीरियड के लिए लेके जाऊंगा, दैट्स व्हाई सेल करंट ईयर सेल्स को काट के मैंने क्या दिया? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट। दूसरा रिकॉग recognition of closing stock। क्या होगा रिकॉग्निशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? स्टॉक ऑन सेल ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री होता है क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में क्यों जाता है मैंने आपको सिखाया था, बिकॉज सर ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने के लिए होता है, दैट्स व्हाई स्टॉक ऑन सेल ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आप परचेस से भी लेस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कॉमन अप्रोच फॉलो किए, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किए। क्यों ट्रेडिंग को क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट करते हैं मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास में समझाया था, बिकॉज मुझे अल्टीमेटली निकालना है कितना कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड, सेल का कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट, और नेचुरली जो गुड सेल नहीं हुआ है उसका कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। तो परचेस अगर डेबिट होता है उसको माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर माइनस करना पड़ेगा और कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट देना पड़ेगा, इसलिए क्रेडिट ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में आता है, जिसका चर्चा इससे पहले भी हो चुका था। तो रिकॉग्नाइज्ड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑन सेल ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। नाउ तो ये स्टेप 1 हुआ, स्टेप 2 हुआ, लास्ट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। सेटलमेंट में कितना प्रकार का हो सकता है आप लोग बोलिए? सर दो फंडामेंटल, एक रिटर्न और दूसरा सेल। नाउ सेल दो प्रकार के हो सकता है, अबव सेलिंग प्राइस, लोअर सेलिंग प्राइस। तो चलिए रिटर्न ऑफ गुड्स पसंद नहीं है, रिटर्न दे दिया नेक्स्ट ईयर, ऑब्वियसली करंट ईयर में नहीं, नेक्स्ट ईयर। क्या होगा? सर मैंने तो सेल को कैंसिल किया था, सेल और रिटर्न सस्पेंस को क्रिएट किया था, तो सस्पेंस आउट कर दीजिए, सेल्स और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सेल और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स।
आपने रिटर्न कर दिया तो कस्टमर का बैलेंस नहीं रहेगा, इसलिए डेटर्स को कैंसिल किया, 2 डेटर्स। आपने जो सस्पेंस क्रिएट करके रखा था सेल होगा और नहीं होगा, वो सस्पेंस को एंड करो। तो उस टाइम सस्पेंस को क्रेडिट करके रखा था, अब सेल और रिटर्न सस्पेंस को डेबिट कर दिया, बिकॉज आपको पता नहीं था सेल होगा ना रिटर्न होगा, दैट्स वाई सेल और रिटर्न सस्पेंस करके रखे थे। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड एक्चुअली क्या होगा? मैंने तो डेटर्स पहले से रखा ही था, उसको तो कैंसिल नहीं किया। तो मैं क्या करूंगा, अब सेल्स बोल के दिखाऊंगा। मैं सेल और रिटर्न सस्पेंस, जो सस्पेंस था और तो सस्पेंस नहीं रहेगा, इसलिए सेल और रिटर्न सस्पेंस को डेबिट करेंगे टू डेटर्स को। तो फिर से क्रेडिट करने का कोई मतलब ही नहीं है। सस्पेंस अल्टीमेटली क्या पता चला, अल्टीमेटली सेल हुआ है, तो लिख दो सेल्स टू सेल्स अकाउंट। सर डेटर्स में इफेक्ट आएगा? नो, क्यों नहीं, बिकॉज मैंने तो डेटर्स में कोई चेंज नहीं किया था, डेटर्स तो डेटर्स लेवल में ही था। तो कस्टमर को मैंने राइट ऑफ नहीं किया था, तो कस्टमर का नाम मेरे पास था, सिर्फ सेल्स नहीं था, इसलिए सेल्स को क्रेडिट कर दिया। और सेल और रिटर्न सस्पेंस बना के जो रखा था लास्ट ईयर में, उसको मैंने कैंसिल कर दिया। क्या लिखा? सेल और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए मैं एक प्रॉब्लम करूंगा, उसके बाद ही आपके लिए क्लियर होगा। देख लीजिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम। ये कौन सा सिचुएशन में आता है? अगर अगर सर मेरा करंट ईयर में सेटलमेंट नहीं होता है, नेक्स्ट ईयर में जाके सेटल होता है, देन मुझे ये फॉर्म में करना पड़ेगा। मतलब मुझे एडजस्टमेंट एंट्री भी पास करना पड़ेगा, सेटलमेंट एंट्री भी पास करना पड़ेगा। हाँ, ट्रांजैक्शन एंट्री तो मैंने पहले ही पास कर चुका हूं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 से पहले करंट ईयर में जो ट्रांजैक्शन एंट्री होता है, जब गुड्स सेंड होता है, उसका एंट्री तो मैंने पहले ही पास कर चुका। अब ये क्लोजिंग डेट के इंपैक्ट के लिए ये मुझे करना पड़ा। मैं एक प्रॉब्लम आपके सामने रखूंगा। Yasmin Trader sends goods to its customer on a sale or return basis. The following transaction took place during the January to March 2019. जनवरी टू दिसंबर होगा। देखिए 10/7/2019 send goods to customer on sale or return basis at a cost plus 25%। जाहिर सी बात है, जो गुड्स भेजेगा वो कॉस्ट में थोड़ी भेजेगा, सेल प्राइस में भेजे सेंड करेगा, तो दैट्स व्हाई कॉस्ट प्लस 25%। जॉन इन द बुक्स ऑफ journal entries,
पहला डेट 10/7/20 2019। जर्नल क्या है? गुड सेंड करते हो ऑन अप्रूवल बेसिस। तो ट्रांजैक्शन ऐसी सेल तरीके से एज्यूम करते हैं फ्यू ट्रांजैक्शंस, तो सेल की तरह ट्रीट करेंगे। डेटर्स, नाम मुझे पता नहीं, एग्रीगेट मिला के लिख रहा हूं इसलिए डेटर्स। अगर नाम पता होता तो नाम लिखता। डेटर्स अकाउंट डेबिट। टू, सेल्स अकाउंट। हाउ मच? 40,000। 40,000। नरेशन क्या लिखोगे? गुड्स sent on approval basis। गुड्स सोल्ड करो, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब अप्रूव होगा तभी सोल्ड होगा। 15/7/2019 गुड्स रिटर्न आ गया, फाइन। जो सेल्स किया था उसको कैंसिल कर दीजिए। सेल्स अकाउंट डेबिट। टू, डेटर्स कितना सर? 10,000 का रिटर्न आ चुका है तो 10,000 कैंसिल कर दिया। मेरे स्टॉक में भी आ चुका है। क्या लिखोगे? गुड्स रिटर्न फ्रॉम द above customers। 482019 क्या होगा? रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर ने लेटर भेजा है, मेल किया है, जो मुझे गुड्स पसंद आ गया, मैं खरीद लिया। आप लोग जानते हैं जब भेजा था तब एंट्री दिया था, जब अप्रूव होगा, अगर प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होता है तो क्या एंट्री होगा? नो एंट्री is required for the approval। अप्रूवल के लिए कोई एंट्री नहीं लगता है, बिकॉज ए करंट ईयर में ही अप्रूवल हुआ है। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर में अप्रूवल मिलता तो हाँ, कैंसिलेशन का एंट्री, फिर सस्पेंस में ट्रांसफर करना, ये सब आ सकता था। चलिए 31/12/2019 गुड्स विथ कस्टमर वेटिंग फॉर अप्रूवल। 40 में देखिए 10,000 रिटर्न आया, 20,000 बेच दिया है, और अप्रूवल के लिए वेट कर रहा है कितना? 10,000। तो मुझे एंट्री देना पड़ेगा क्या? एडजस्टमेंट एंट्री स्टेप 1 कैंसलेशन ऑफ सेल, एडजस्टमेंट एंट्री 2 ट्रीटेड एज अ क्लोजिंग स्टॉक। चलिए पहले एडजस्टमेंट एंट्री देते हैं फॉर कैंसलेशन ऑफ सेल्स। कुछ नहीं, सेल्स को कैंसिल करेंगे, बिकॉज मुझे पता नहीं है करंट 2019 का सेल है ना 2020 का सेल है। तो सेल्स अकाउंट डेबिट। टू, कितना? डेटर मुझे पता नहीं सेल्स क्या होगा, तो मेरे लिए क्या है होना है बेटा? अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं पूरा मैटर को सेल और रिटर्न सस्पेंस में डाल दूंगा। सेल्स सेल और रिटर्न सस्पेंस
और रिटर्न। सस्पेंस अकाउंट कितना आपने कैंसिल करके रखा है? 10,000। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे आप? अप्रूवल नॉट रिसीव्ड, waiting for approval, waiting for approval at the end of the year। एंड ऑफ द ईयर आप वेट कर रहे हैं किसके लिए? अप्रूवल के लिए। आपको पता नहीं है सेल होगा ना नहीं होगा, इसलिए अब डेटर्स को कैंसिल नहीं किया, लेकिन क्या किया? सेल्स को कैंसिल करके रखे, बिकॉज वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, करंट ईयर का तो सेल नहीं है, तो सेल से कैंसिल करके सेल और रिटर्न सस्पेंस में डाल के रखे हैं। नेक्स्ट, सेम डेट में दूसरा एडजस्टमेंट एंट्री मैंने क्या बोला था? ये आपका स्टॉक है, हाँ आपके गोडाउन में नहीं है, दूसरे का गोडाउन में है, लेकिन है तो आपका ही स्टॉक। तो चलिए क्या लिखेंगे? स्टॉक ऑन सेल ऑन अप्रूवल। बस स्टॉक लाइन विथ कस्टमर भी लिख सकते हैं। स्टॉक ऑन सेल ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आपको स्टॉक कौन सा प्राइस में लिखना पड़ता है बेटा? सर स्टॉक तो मुझे लिखना पड़ता है एट अ कॉस्ट प्राइस, और यहां पर तो 10,000 इज अ सेलिंग प्राइस, तो आपको कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक लाइन with customer at the end of the year। कितना? 10,000 इंटू कितना में भेजे थे? कॉस्ट प्लस 25%। मैंने बोला है जिसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट होगा उसको 100 पकड़ो, तो कॉस्ट को क्या पकड़ेंगे? सर कॉस्ट को पकड़ेंगे 100 और उसके ऊपर 25%, तो प्राइस हो जाएगा कितना? 25, 125। क्लियर और नॉट? जिसके ऊपर बोला है उसको 100, कॉस्ट को 100 प्लस 25, 25% ऑन 100 25 हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 125। तो 125 में प्रॉफिट कितना है? 25, और कॉस्ट कितना है? 100। तो इनटू 100 डिवाइडेड बाय 125 कितना? 10,000 into 100 divided by 125, 8,000। 8,000 done, that is 8,000। क्लियर? मैं आपके लिए नोट के लिए दिखा देता हूं, अभी आप लोग बच्चे हैं इसलिए मुझे दिखाना पड़ रहा है। लेट कॉस्ट बी ₹100 एड प्रॉफिट 25% on 100, ₹25, that is selling price। सेलिंग प्राइस बा इसको इनवॉइस प्राइस भी बोल सकते हो। कितना? 125।
आई थिंक आपके कॉन्सेप्शन में आ चुका है। तो सेलिंग प्राइस अगर 125 है, कॉस्ट है 100, और क्लोजिंग स्टॉक को कौन सा प्राइस में लिखना पड़ेगा? ऑब्वियसली एट कॉस्ट। ब्रैकेट में लिख देता हूं एट कॉस्ट। सर यहां पर ये आइटम नहीं होगा सेटलमेंट का ना, मैंने तो सेटलमेंट तक नहीं बोला था, मैंने 31/12/2019 का बोला है। यहाँ पर सेटलमेंट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्वेश्चन जितना बोला है उतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं सेटलमेंट के बारे में चर्चा करूंगा, जिसका नोट्स मैंने दे चुका हूं, देख लीजिए। यहां तक कोई डाउट? चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सवाल करने की मोहलत देता हूं। बोलिए, यहां तक कोई डाउट किसी का? सर सस्पेंस नहीं समझ में आ रहा सर, वो वाला 31 दिसंबर 2019 से अच्छा, ये सेल्स तो नहीं है करंट ईयर में। अच्छा, आप कैंसिल भी नहीं कर सकते, क्या बोल के आप कैंसिल करेंगे? एज ए सेल्स और रिटर्न आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अगर आपको पता नहीं है, आप अगर कंफर्मली कुछ नहीं बोल सकते, तो आप उसको क्या मानते हैं? सस्पेंस। तो दैट्स वाई मैंने इसको सस्पेंस में दिया है, सेल और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट बोल के। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न सस्पेंस। ओके सर। आपको पता नहीं है इसलिए आपने दिया है सेल और रिटर्न सस्पेंस। सर ये जो स्टॉक वाला बनाया अभी 25%, वो समझ में नहीं आया सर। अच्छा, ये 10,000 क्या है? उस गुड्स का सेलिंग प्राइस, यस और नो? और क्लोजिंग स्टॉक आप जानते हैं यस सर। किसमें रिकॉर्ड करना पड़ता है? कॉस्ट में। तो 10,000 का कॉस्ट कितना होगा बेटा? इफ selling price is 125, cost is 100 rupees. If selling price is ₹1, cost कितना होगा बेटा? 100/125, yes or no? यस सर। अगर सेलिंग प्राइस है 10,000, कॉस्ट कितना होगा? 10,000 इंटू क्या? 100/125, यूनिटरी मेथड, yes or no? यस सर। सर जो उसमें जो 20,000 दिया था वो उसका क्या हुआ सर? वो तो सेटलमेंट हो चुका है, अनसेटल था सिर्फ 10,000। ये अनसेटल था, बाकी तो सब सेटल हो चुका है। रिटर्न हो चुका है, सेल हो चुका है। सेल का तो एंट्री नहीं सर होगा, ये रिटर्न 48 में रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल, अप्रूवल फ्रॉम उसका कस्टमर तो को मैंने, 20,000। हाँ वो तो सेल हो चुका है, उसका एंट्री फिर से क्यों दूंगा? मैंने तो नो सेल एंट्री। ना, मैंने तो सेल बोल के रिकॉर्ड किया था, डेटर्स टू सेल नोशनली। जो मैंने सोच के किया था वो सही निकला, फिर से दूंगा? एक बार तो नो सर। क्या है, अगर हाँ प्राइस चेंज होता तो मुझे एडिशनल का एंट्री देना पड़ता, लेकिन यहाँ पर प्राइस तो चेंज नहीं हुआ। सर हाँ सर एट द एंड ऑफ ईयर सर सेल्स सस्पेंस में रहते हैं, इसलिए सर आप उसको स्टॉक में ट्रांसफर कर देते हैं। ना, लेकिन ना, सेल सस्पेंस में रहता है इसलिए मुझे सेल्स टू सस्पेंस करना पड़ा। और अल्टीमेटली मेरा सेल्स नहीं हुआ, लेकिन गुड्स तो मेरा ही है। सेल्स नहीं है तो अनसोल्ड गुड्स वो तो मेरा ही है, लेकिन मेरे क्लोजिंग स्टॉक में नहीं है, दूसरे के क्लोजिंग स्टॉक में है, तो उसका स्टॉक का तो एंट्री देना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे और एक स्टॉक का एंट्री देना पड़ा, दैट इज स्टॉक ऑन सेल ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्लोजिंग स्टॉक है लेकिन मेरे पास नहीं है, कस्टमर के पास है। हाँ सर, पर आप चाहे तो सेल्स के लिख सकते। अगेंस्ट में आप डेटर्स को भी तो बढ़ाए ना सर, पर डेटर्स तो करेंट ईयर में नहीं बढ़ा। यस ना, डेटर्स को मैंने अनचेंज रखा। तो सर वो तो रॉन्ग हो गया ना सर, ना 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 करेंट ईयर ना का डेटर्स ना बढ़ ना गया। ना, एग्जैक्टली रॉन्ग नहीं हुआ। क्यों? ये जैसे ही मैं बैलेंस शीट में करूंगा डेटर से, ये सेल ऑन अप्रूवल, सेल और रिटर्न जो सस्पेंस है, मेरा तो सेल्स कम हो गया, ऑलरेडी माइनस हो गया, और सेल और रिटर्न जो सस्पेंस है वो डेटर से मैं माइनस कर दूंगा। एंट्री पास नहीं करूंगा लेकिन लेस कर दूंगा। ओके, एक्चुअल में डायरेक्ट कर डेटर्स, देंगे। यस, इनडायरेक्टली मैं लेस कर दूंगा। मतलब सेल्स भी घटा, डेटर्स भी घटा, लेकिन सेल्स के ऊपर एंट्री हुआ लेकिन डेटर्स के ऊपर एंट्री नहीं होगा। क्यों इनडायरेक्टली बोल रहे हैं? सेल और रिटर्न को डेटर से आप माइनस कर देंगे।
ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? मैं आप लोगों को सिर्फ बोला है तो एक बार दिखा देता हूं। স্যার होल्ड। অপ্রুভ যদি স্যার নেক্সট ইয়ারে হয় তো স্যার কি হবে স্যার? আমি ওটা এখনো দেখাইনি, ঠিক আছে ঠিক আছে আমি একবার খালি তোমাদের এইবারটা দেখিয়ে দিই। হ্যাঁ স্যার। একটু দেখিয়ে দিই আমি একটা জিনিস, তাহলে তোমাদের ভালো লাগবে যে ও এই জিনিসটা হচ্ছে ট্রেডিং অ্যাকাউंट। ব্র্যাকেট में লিখলাম এক্সট্রাক্টস, মানে আমি পুরোটা দেখাতে পারছি না, যতটুকু দরকার আমি ততটুকু দেখাচ্ছি। बाई सेल्स আমি জানি না कितना, लेस सेल और रिटर्न सस्पेंस। ओके, कितना लेस हो जाएगा? 8000। सेल्स मुझे पता नहीं है इसलिए लेस नहीं कर सका। नेक्स्ट, बाई स्टॉक, तो स्टॉक है मुझे फिगर पता नहीं। बाई स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न अप्रूवल, कितना स्टॉक है? 8000 और ये था 10,000। डन। ट्रेडिंग अकाउंट में एक्स्ट्रैक्ट्स मतलब पूरा ट्रेडिंग अकाउंट मैंने नहीं दिखाया। सेल से सेल ऑन सस्पेंस माइनस हो जाएगा, स्टॉक को स्टॉक की तरह लिखेंगे और बाई स्टॉक ऑन सेल ऑन अप्रूवल 8000 क्लोजिंग स्टॉक। जो ये स्टॉक कौन सा है? ये जो गोडाउन में है, ये कौन सा स्टॉक है? जो स्टॉक कस्टमर के पास है। डन। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बैलेंस शीट में क्या आएगा? डेटर्स, देखिए वहां से म्यूट नहीं था ना। लेस मैं जानता नहीं हूं कौन सा घर में सुबह 9 बजे टीवी चलता है जहां पर बच्चा पढ़ने वाला है। बाप रे बाप। सेल और रिटर्न, एक्सपेक्ट करता है बच्चे लोग पढ़ेगा। सेल और रिटर्न सस्पेंस, टोटल जो डेटर होगा मुझे पता नहीं, उससे 10,000 माइनस करने के बाद हम लोग आउटर में डेटर्स में लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों से ही इफेक्ट हुआ, सेल से भी माइनस हुआ, डेटर से भी माइनस हुआ, और जैसे क्लोजिंग स्टॉक आता है वो तो रहेगा ही। स्टॉक ऑन सेल ऑन अप्रूवल बैलेंस शीट में एसेट साइड में जैसे होता है एसेट्स। क्लियर? अगर एक्सट्रैक्ट बोलते हैं तो आप लोग इतना करके छोड़ देंगे। बहुत लोगों का सवाल था इसलिए मैंने इसको कर दिया। नाउ इरशाद ने एक सवाल पूछा था, उसके साथ जस्टिस करना है, उसको साथ में जस्टिस करूंगा भी। सेम क्वेश्चन को रिपीट करूंगा।
512020 goods return 6,000. In 12020 receive letter for approval of goods. गुड्स का अप्रूवल मिल गया है, ठीक है। यस्मिन का फर्स्ट पार्ट में सिर्फ क्लोजिंग तक दिखाया, अब सेटलमेंट का एंट्री भी आपके सामने लाऊंगा। इतना तक तो आएगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस और नो, इतना तक तो नॉर्मली रहेगा। अब ये 2 4 8 बाकी 2 का एंट्री देना पड़ेगा। यहां तक तो नॉर्मल रहेगा। उसके बाद चलिए, कौन सा डेट में? 5/1/2020 क्या हो रहा है सर? रिटर्न आ रहा है, तो मतलब सस्पेंस का जरूरत नहीं है, सस्पेंस क्लियर हो गया है फॉर 4,000 यूनिट, फॉर रुपीज 4,000 6,000। चलो गुड्स रिटर्न का 6,000 का एंट्री दे देते हैं। क्या करेंगे सर? सेल और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितना? 6,000। सेल और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 6,000। डेटर्स को कैंसिल किया 6,000 और सेल और रिटर्न जो सस्पेंस था उसको आउट कर दिया, तो सेल और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट डेबिट 6,000। टोटल तो सर 10,000 था, लेकिन हाँ 5 तारीख में मुझे सेटलमेंट हुआ है 6,000 का, इसलिए उसका एंट्री दिया। जर्नल क्या होगा? नरेशन गुड्स रिटर्न इन द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट आई थिंक 10 को 10/1 ऑलरेडी डेटर्स तो 4,000 का मेरा है ही, फिर से डेटर लिखने का मतलब नहीं है, लेकिन जो सस्पेंस था उसको कैंसिल करूंगा, बिकॉज आप मुझे सेल्स बोल के दिखाना है। 2 सेल्स, बिकॉज 4,000 रुपए का सेल्स हुआ है करंट ईयर में। 6,000 का सेल नहीं हुआ, इसलिए सेल्स और रिटर्न का जो सस्पेंस है वहां पर ही बंद कर दिया, डेटर्स को क्लोज कर दिया। डेटर्स को क्लोज करने के लिए 6,000 क्रेडिट, सेल और रिटर्न सस्पेंस को डेबिट। नाउ अगर सेल होता है तो सेल और रिटर्न सस्पेंस को डेबिट करेंगे। 2 सेल्स, बिकॉज करंट ईयर का सेल है तो सेल्स को तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा, और ऑलरेडी डेटर्स मेरा क्रेडिट है, इसलिए डेटर्स को हाथ नहीं लगाएंगे। अप्रूवल रिसीव्ड फॉर रिमेनिंग गुड्स।
डन। 5-1 2020, 10-1 2020। ओके, तो दैट इज द पार्ट। यहां पर मैंने जो सब्सिक्वेंट सेल हुआ है वो एट प्राइस में किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगा यहां पर भी वेरिएशन हो सकता है। तो मैंने 3 चीज सीखा, क्या? करंट ईयर में सेल और उसका ट्रांजैक्शन। दूसरा क्या सीखा? करंट ईयर में सेल लेकिन सेटलमेंट नेक्स्ट ईयर में, मतलब मुझे एडजस्टमेंट एंट्री भी देना है। अगर नेक्स्ट ईयर का सेल बोलता है तो उसका एंट्री भी देना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए, बोलिए। पहले इरशाद ही बोलेगा बिकॉज इरशाद ने सवाल किया था। सेम क्वेश्चन ये दोनों मैंने उसके साथ ऐड किया है, तो ये दोनों को मैं स्पेशल कर दे रहा हूं, आइटैलिक्स कर दे रहा हूं, सो दैट आपको समझ में आए जी सर ये दोनों स्पेशल है इसमें। ओके, बाकी पार्ट तो सेम ही था, ये दोनों एडिशनल था। यहां तक कोई डाउट तो बोलिए। सर जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दिखा है ट्रेडिंग अकाउंट, सर उसमें रिटर्न का भी ना ये होगा ना? रिटर्न तो वो तो नेट सेटल हो चुका है, मुझे तो सेल्स का फिगर पता नहीं है। नहीं सर, जो रिटर्न किए तो उसमें भी तो डेटर्स का बैलेंस घटाना सर। रिटेन किए मतलब रिटर्न किया? हाँ, हाँ बैलेंस शीट ना उसका। ना, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। ये मेरे पास जब डेटर्स का फिगर आएगा पहले क्लोजिंग डेट में, तो 10,000 माइनस करने के बाद ही आएगा बेटा। ये डेट देखो 15/7/2019 का एंट्री थे, और आप जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे 31/12 में, तो 31/12 में डेटर्स का एडजस्टमेंट हो चुका होगा। करने के बाद जो डेटर्स का फिगर आएगा उस डेटर का फिगर से आप ये सेल और रिटर्न सस्पेंस माइनस करेंगे। इससे ओके पहले सर, जो एंट्री है सब इंक्लूडेड है उसमें। हमको लगा सर ये ना ओपनिंग ना सेल्स और ये ना होगा ना ना इसलिए। ना ना, ये सेल्स ठीक है, अच्छा बोल दिया है। as up to, वेरी गुड सवाल, 31/12/2019, ठीक है। और डेटर्स भी ये कौन सा है? as on 31/12/2019, ठीक है। ठीक है सर, वेरी गुड सवाल, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, मुझे बहुत अच्छा लगा। नॉर्मली मैं कभी ये लाइन लिखता नहीं हूं, याद रहेगा। नेक्स्ट बार जब कराऊंगा स्टूडेंट को ये लाइन भी लिख दूंगा। वेरी गुड। सर रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल में दोबारा नो एंट्री क्यों नहीं दी है सर? वेरी गुड वेरी गुड सर, यहां पर नो एंट्री में नो एंट्री देता बेटा। एग्जैक्टली, यू आर एग्जैक्टली राइट। यहां पर तो सर नो एंट्री होना चाहिए। अरे भाई मैं नो एंट्री देता अगर मेरा सेल्स ऑलरेडी क्रेडिट रहता। मेरा तो सेल्स क्रेडिट था, आपने तो उसको डेबिट करके सस्पेंस बना दिया था, तो सस्पेंस को तो कैंसिल करना पड़ेगा। तो चलिए सस्पेंस को कैंसिल किए, सेल्स और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके सर। मैंने तो सेल्स को रखा नहीं, मैंने सेल्स को तो कैंसिल करके रखा था। क्लोजिंग डेट में आपने सेल्स को कैंसिल कर दिया था ना, सेल्स अकाउंट डेबिट सेल और रिटर्न सस्पेंस। तो जब सेल होगा तो आपको तो सेल और रिटर्न सस्पेंस को तो कैंसिल करके सेल्स दिखाना पड़ेगा, इसलिए सेल और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके सर। और कोई सवाल? एनीवन क्वेश्चन? नो सर, नो सर। थैंक यू वेरी मच। 2-3 वर्ड आप लोगों को बोलना पड़ेगा मुझे।